लेक्चर हो गया हमारा स्टार्ट और हम लोग मतलब क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ रहे थे और सेल ऑर्गेनेलीज में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा था वो था तुम्हारा साइटोप्लाज्म। हमने क्या पढ़ा था कि जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म होता है वो बेसिकली तुम्हारा एक लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 90% तो लिक्विड होता है, बाकी तुम्हारे बायोकेमिकल्स होते हैं। लेकिन इन बायोकेमिकल्स के अलावा भी अगर जैसे मैं स्ट्रक्चर्स के अंदर की बात करूंगा तो कुछ पार्ट तुम्हारा होगा वो होगा तुम्हारा साइटोसोल, और कुछ पार्ट होगा तुम्हारा जो कि होगा तुम्हारा सेल ऑर्गेनेली, और तुम्हारा कुछ पार्ट ऐसा होगा जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारा वेस्टेज होगा, या फिर जैसे मान लो कि तुम्हारा एंजाइम्स होगा, ये सब होगा। साइटोसोल्स में मैंने बताया था कि साइटोसोल्स में बेसिकली तुम्हारा फाइबरस प्रोटीन होता है। क्या होता है? फाइबरस प्रोटीन होता है जो कि तुम्हारे तीन टाइप के होते हैं: माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि तुम्हारे पूरे स्ट्रक्चर्स को मीडिएट करके रखते हैं, स्ट्रक्चर्स को बना के रखते हैं। और हमने देखा था कि कैसे सेल ऑर्गेनेली जो पूरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखती है। हमने उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस पढ़ दिए थे। लेकिन हमारा टारगेट ये था कि हम एक एक करके एक एक सेल ऑर्गेनेलीज उठाएंगे और उन सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो सेल ऑर्गेनेली हम लोग लेने वाले हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही हमने पहला क्यों लिया? गेस कर सकता है कोई? हाँ भैया। बताओ। भैया क्योंकि वो न्यूक्लियस से एकदम जस्ट बाहर होता हाँ, है। वेरी गुड। तो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, सेल तो इससे बड़ा होता है। मैंने बात दी जैसे न्यूक्लियस बना दिया, तो न्यूक्लियस का जो तुम्हारा तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, याद आ रहा है? न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। तो इस न्यूक्लियर एनवलप से जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा अटैच्ड होता है, क्या अटैच होता है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा एक सेल ऑर्गेनेली, उस सेल ऑर्गेनेली को बोला जाता है तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें तुमको कुछ कुछ जैसे डायग्राम तो मेरा थोड़ा खराब ही बनता है, बट फिर भी स्टिल मैंने बनाने की कोशिश की है कि ये है तुम्हारा न्यूक्लियर एनवलप। ये क्या है? तुम्हारा न्यूक्लियर एनवलप। और न्यूक्लियर एनवलप से ही अटैच्ड है तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ईआर भी लिख देते हैं। मुझे बताओ, केवल इसकी जो मैंने लोकेशन बताई है कि तुम्हारे न्यूक्लियस में टच में रहता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो देखो, जो तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अगर जैसे मान लो कि सेल तुम्हारा बड़ा है, ज्यादा बड़ा है, तो हो सकता है कि उसका एक पार्ट तुम्हारा साइटोप्लाज्म से अटैच हो, नहीं तो अदरवाइज ज्यादातर क्या होता है कि एक पार्ट तो तुम्हारा न्यूक्लियर एनवलप से तो अटैच होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस से तो अटैच ही होता है, और ज्यादातर दूसरा पार्ट तुम्हारा किससे अटैच होता है? तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच हो जाता है। तो हमें काफी सारे सेल ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें तुम्हारा एक पार्ट जो उसका न्यूक्लियर एनवलप से अटैच है, दूसरा पार्ट तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो रखा है। लेकिन अगर सेल थोड़ा सा थिक है, थोड़ा सा बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हारा समहाउ तुम्हारा साइटोप्लाज्म से ही अटैच होगा। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब देखो, मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो कि हमारी एक ह्यूमन बॉडी है ना? ये क्या ह्यूमन बॉडी? और ह्यूमन बॉडी में हमारे अलग अलग पार्ट है, अलग अलग नाम है। जैसे मैं बोल देता हूँ, हमारी ह्यूमन बॉडी बन रखी है पूरे अपने सर से बन रखी है, हाथों से बन रखी है, पैर से बन रखी है, ऐसे बन रखी है। ठीक ऐसे ही जो तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तुम्हारे तीन चीजों से बन रखा है। एक है तुम्हारा सिस्टरने, क्या है तुम्हारा? सिस्टरने। और एक तुम्हारा है मतलब क्या कहते हैं, वेसिकल्स। और तुम्हारा एक तुम्हारा क्या है? तुम्हारा है टिब्यूल्स। क्या है? वेसिकल्स। और एक है तुम्हारा टिब्यूल्स। ये मतलब एक तरीके का स्ट्रक्चर है तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो इसमें से कोई फॉर्म ऐसा होगा जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं इंडोप्लाज्मिक तुम्हारे न्यूक्लियस के एकदम पास में होगा, और एक तुम्हारा जो होगा तुम्हारा क्या वेसिकल्स के फॉर्म में होगा, और एक तुम्हारा होगा ट्यूबुल्स के फॉर्म में होगा। जब मैं तुम्हें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जब मैं तुमको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, समझाऊंगा, तब तुमको समझ में आएगा कि यार सिस्टर्ने का मतलब क्या होता है। सिस्टर्ने बेसिकली तुम्हारा फ्लूइड सैक्स होता है। मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्लोज्ड फ्लूइड सैक्स होता है। मतलब कुछ अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके का सिस्टम, मतलब समझते हो ना, पाइप। सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पाइप। अगर तुम लोग इंग्लिश को भी थोड़ा सा समझ जाओगे तो भी समझ जाओगे। तो सिस्टम्स का मतलब होता है पाइप। पाइप शेप का होता है, क्लोज होता है, इसके अंदर तुम्हारा लिक्विड सब्सटेंस फिल्ड रहता है। ये चीज हो गया। अब जो तुम्हारा वेसिकल्स होता है, वेसिकल्स मुझे बताओ किस शेप का होता होगा? ट्रायंगल शेप का होता होगा, या स्क्वायर शेप का होता होगा, या फिर सर्कल शेप का होता होगा? मुझे बताओ। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी तुम तक को? नहीं सवाल। आ रही है ना? तो मुझे बताओ वेसिकल्स का शेप कैसा हो सकता है? वेसिकल्स का भी नाम सुना है? या वॉक्यूल से कुछ रिलेटेड? हाँ भैया, शुरू में वैक्यूम सुना होना है। तो है है ना? वैक्यूल भैया। से रिलेटेड ही तुम्हारा वेसिकल्स आ गया। तो वेसिकल्स बेसिकली कैसे तुम्हारा वो सर्कल के शेप का होगा।
पार्टिसिपेट करना है, जितना बोल बोल के पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा समझ में आएगा ना। तो जैसे मान लो कि तुम्हारा गोल टाइप की शेप का हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि मैंने ट्यूब्यूल्स बोल दिया, तो यही जो तुम्हारा सिस्टम जो पाइप जैसा शेप है, यही तुम्हारा और थोड़ा सा नैरो करते हैं तो तुम्हारा थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा ओवरऑल जो तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा 3 फॉर्म का होता है, मिलता है। स्टार्टिंग में तुम्हारा सिस्टर्नी होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारा दूर जाते जाएंगे तुम्हारा न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनवलप से, जैसे मान लो कि यहाँ तुम्हारा सिस्टर्नी फॉर्म में था, कैसे था तुम्हारा यहाँ सिस्टर्नी फॉर्म में था, लेकिन जैसे जैसे फिर उसके बाद तुमको कुछ वेसिकल्स बॉडी मिलेंगी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे आएंगे वैसे वैसे तुम्हारा ट्यूब्यूल्स फॉर्म में मिलेगा। मुझे बताओ इसमें कोई तुमको डाउट? नो सर। किसी को कोई? बताओ मुझे। नहीं ना? अब मुझे ये बता सकता है कि कोई, कि जो तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कितने टाइप का होता है? हाँ भैया। बताओ मुझे। भैया 2 टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? तो जो तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी में तुम्हारा ज्यादातर मतलब क्या कहते हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड रहता है, मतलब राइबोसोम्स पाया जाता है। और यही राइबोसोम्स तुम्हारा बाद में जाके प्रोटीन बनाता है, और जिसके बारे में हम लोग मतलब क्या कहते हैं बाद में पढ़ेंगे। और जो तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तुम्हारा राइबोसोम्स नहीं होता, लेकिन मतलब क्या कहते हैं फिर भी तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा लिपिड जैसी मतलब क्या कहते हैं प्रोटीन को सिंथेसाइज करके मतलब भेजता है। तो तुम मुझे बताओ, जो लिपिड है तुम्हारा, लिपिड तुम्हारे पूरे सेल में सबसे ज्यादा कहाँ किस जगह इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, बताओ मुझे। लिपिड का सबसे ज्यादा रोल कहाँ प्ले होता है, बताओ मुझे। याद आ रहा है कुछ? कुलदीप? भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वेरी गुड। तो अभी जब मैं तुमको बताऊंगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो तुम्हारा प्रोटीन हो रहा है, जो तुम्हारा लिपिड बन रहा है, ये सब जो बन रहा है, वो बेसिकली तुम्हारे किसके लिए बन रहा है, वो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बन रहा है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारी बाई लेयर है, डबल मेम्ब्रेन लेयर है, जो कि तुम्हारे 75% बन रखी है तुम्हारे लिपिड से बन रखी है, और बाकी 25% जो तुम्हारे बन रखी है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और इन सब से बन रखी है। तो कैसे तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा है, कैसे एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा राइबोसोम्स की फॉर्मेशन, राइबोसोम्स जो तुम्हारा बेसिकली न्यूक्लियस से आया हुआ है, उसको वो फॉर्मेट करके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बाहर की ओर भेज रहा है, मतलब एज अ तुम्हारा प्रोटीन बनाकर गोल्गी अपरेटस तक भेज रहा है। मुझे बताओ, जो मैंने एकदम अभी छोटा सा जो मैंने बताने की कोशिश की, वो चीज तुम्हें समझ में आई कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ। आ गई ना? तो अभी देखो, मैं इसी ये जो मैंने तुमको शेप बताए हैं ना, जो मतलब क्या कहते हैं सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, तुम इनके स्ट्रक्चर्स देख लो तो तुमको और थोड़ा ऑटोमेटिक थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। ठीक है? बहुत पीछे चला जाते हैं ना। हाँ, जैसे कि देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कुछ सिस्टर्नी के शेप में है, कुछ तुम्हारा वेसिकल शेप के में है, और तुम्हारा कुछ ट्यूबुलर शेप में है। फिर भी अभी इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको ऐसे दिखाता हूँ, तो ये अच्छा मुझे कोई बता सकता है ये जो तुम्हारा नीले रंग का जो दिख रहा है, ये नीले रंग का क्या हो सकता है? भैया न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म। हाँ, न्यूक्लियस है। और यही न्यूक्लियस से जो तुम्हारा अटैच हो रखा है वो तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये जो तुमको पाइप जैसा सिस्टम है जैसे तुमको दिख रहा है ना, तो ये पहले स्टार्टिंग में सिस्टम है जैसा है, ठीक। वैसे जैसे जैसे तुम आओगे तो ये अब देखो तुम, ये जो लास्ट में तुम देख रहे हो, लास्ट में कैसा है, ये ट्यूब्यूल जैसा है, ट्यूब्यूल जैसा है। और ठीक वैसे नीचे और इसकी जस्ट नीचे, नीचे साइड यहाँ तुम्हारा क्या कहते हैं, कुछ कुछ मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा वैक्यूल जैसा भी दिखेगा, मतलब गोल जैसा भी दिखेगा। तो ये तुम्हारा तीनों शेप मिला के ही मतलब क्या कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। तो ये जो तुम्हारा स्टार्टिंग में जो तुमको दिख रहा है ना, जिसमें काफी सारे छोटे 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 दिख रहे हैं, तो ये छोटे छोटे क्या है तुम्हारे, ये सारे राइबोसोम्स हैं, जो कि तुम्हारे कहाँ से आ रहे हैं, न्यूक्लियस से आ रहे हैं। न्यूक्लियस से कहाँ से, न्यूक्लियस से कहाँ से आ रहे हैं, न्यूक्लियस से बताओ मुझे, राइबोसोम्स कहाँ से निकल कर आते हैं? कौन बनाता है न्यूक्लियस के अंदर से? क्रोमेटिन मटेरियल बनाता है या फिर न्यूक्लियोलस बनाता है, बताओ मुझे। भैया न्यूक्लियोलस है बनाता ना? है। तो न्यूक्लियोलस से तुम्हारे वो राइबोसोम्स बनकर आ रहे हैं, फिर वो न्यूक्लियोपोर से निकलकर फिर वो तुम्हारे क्या कहते हैं इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच हो रहे हैं। और फिर वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैसे वो गोल्गी अपरेटस तक जाते हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन तुम ये देखो, इसमें तुम बड़े आसानी से समझ सकते हो कि सबसे पहले तुम्हारा आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसके बाद आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, अगर जैसे तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा
कि जिसके सरफेस में ज्यादा पार्टिकल्स कम है वो ज्यादा स्मूथ होगा। तो अगर मान लो कि तुम्हारे तुम्हारे न्यूक्लियस के पास से ही अगर मान लो कि अगर तुम्हारे राइबोसोम्स निकल रहे हैं, राइबोसोम्स के छोटे छोटे वैक्यूल्स निकल रहे हैं, तो वो तुम्हारे यहाँ के अटैच हो जा रहे हैं, तो तुम ऐसे याद कर लो है ना, कि तुम्हारे स्टार्टिंग में अगर वो अटैच हो जा रहे हैं तो तुम्हारे सरफेस को रफ कर देंगे, तो वो तुम्हारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे तुम्हारा मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। तो अगर जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ कि न्यूक्लियस के पास कौन सा तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ वाला होता है या फिर स्मूथ वाला होता है, तो तुम क्या जवाब दोगे? रफ वाला होता है। ना, रफ वाला होता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। तो हो सकता है कि उसका एक एंड तुम्हारा आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस से कनेक्ट हो, और हो सकता है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी कनेक्ट हो अगर सेल तुम्हारा छोटा है। ठीक है, ये चीज याद रख लें। दो टाइप से पाया जाता है, एक तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तुम्हारा स्मूथ फिर एंडोप्लाज्मिक आवाज रेटिकुलम। नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? तो जो तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो तुम्हारा प्रोटीन बनाएगा, जो तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां तुम्हारा राइबोसोम्स नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा लिपिड को मतलब क्या कहते हैं सिक्रीट करता है। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ, जो मैंने अभी तक तुमको बताने की समझाने की छोटी सी एक कोशिश की है। हाँ भैया। आ गया ना? तो अगर मैं इसका एकदम नॉर्मल फंक्शन जानने की करता हूँ, जो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो हम इसके फंक्शन में क्या लिख सकते हैं? ये हम लिख सकते हैं कि यार ये तुम्हारा एक स्केलेटन फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहा है, कि हाँ मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे पूरे सेल को एक ऐसा मान लो कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इधर से उधर जा ना पाए इसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से स्केलेटन जैसा भी बिहेव कर रहा है, कि हाँ स्केलेटन फ्रेमवर्क बना रहा है कि हाँ ठीक है, जो तुम्हारा न्यूक्लियस है वो उससे अटैच रहेगा, तो फिर मतलब क्या कहते हैं न्यूक्लियस इधर उधर ज्यादा मूव नहीं करेगा, तो सेल का तुम्हारा शेप नहीं बदलेगा। तो उसका एक फंक्शन ये हो गया। और मुझे बताओ इसके साथ साथ ये एक पाथवे नहीं है कि कैसे तुम्हारा जो तुम्हारा न्यूक्लियस में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारा राइबोसोम्स बन रहा है, वो राइबोसोम्स तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है, कि एक उसका पाथवे बना रहा है कि पहले तुम मेरे पास आओ, फिर मैं तुमको गोल्गी अपरेटस के पास देता हूँ, फिर गोल्गी अपरेटस कहीं और भेज देगा। तो फिर ये जो तुम्हारा पाथवे डिजाइन कर रहा है, एक इसका ये फंक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहले मुझे बताओ। यस। हो सकता है ना? और इसके साथ साथ अगर जैसे तुम देखोगे तो हमने क्या देखा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फंक्शन में, कि भैया ये तुम्हारा लिपिड भी बनाता है। लिपिड है ना, लिपिड मतलब लिपिड को दूसरे नाम से फैट भी बोलते हैं। ये मतलब भैया ये आपका फैट भी बनाता है, इसके साथ साथ आपका स्टेरॉइड्स भी बनाता है, कोलेस्ट्रॉल्स भी बनाता है ना, कि जो कि भैया आपके मतलब क्या कहते हैं उसके लिए मतलब क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसके साथ साथ अगर मैं बोलूंगा कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनाता है, तो तुम बोल सकते हो कि भैया वो राइबोसोम से मिलाकर फिर मतलब क्या कहते हैं प्रोटीन को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। तो ये चीज हो गया। अब अच्छा एक चीज मैं तुमको और बताता हूँ, जो तुम्हारा ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये तुम्हारा हर मैमल्स के रेड ब्लड सेल में एब्सेंट होता है। मैंने बोला रेड ब्लड सेल में एब्सेंट होता है मैमल के। तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि मैमल जो होता है, मैमल्स जो तुम्हारे स्तनधारी जो तुम्हारे जीव होते हैं, जो अपने बच्चों को पैदा करते हैं, वो मतलब क्या उनके जितने भी आरबीसी होते हैं, एक तो उसमें न्यूक्लियस भी लॉस में न्यूक्लियस भी नहीं है, अगर तुम लोग को याद हो। न्यूक्लियस के साथ साथ उसमें क्या नहीं है तुम्हारा, ये तुम्हारा अगर न्यूक्लियस नहीं तो तुम्हारा ये भी नहीं है क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन दोनों को ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, कि तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाए ताकि तुम्हारा रेस्पिरेशन प्रोसेस हो सके, है ना? ये बताओ मुझे, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोरिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? मुझे बताओ। भैया हाँ बोलो। यस भैया सर। इसकी इसी वजह से जो वैक्यूल का साइज होता है उनके बड़ा होता है और उसमें ऑक्सीजन ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। हाँ, है ना? ऑब्वियस बात है। जैसे मान लो कि मैंने डिस्कॉइडल शेप को बनाया, डिस्कॉइडल शेप को मतलब समझते हो ना, थोड़ा सा मतलब अंदर की ओर ये गड्ढा गड्ढा है। तो अब ये अगर मान लो कि ज्यादा गड्ढा गड्ढा टाइप का, तो ये क्या है, इसमें ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर हो जाएगी, ऑक्सीजन स्टोर होकर बड़े आसानी से चली जाएगी। तो वो तुम्हारा एक गड्ढा जैसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमने मेन मेन जो तुम्हारे क्या कहते हैं जो तुम्हारे मेन स्ट्रक्चर थे, जैसे तुम्हारा उसका न्यूक्लियस हटा दिया। और अगर तुम्हारा न्यूक्लियस से ही तुम्हारा अटैच हो रखा है तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हमने वो भी तुम्हारा एब्सेंट हो रखा है। तो जिसकी वजह से ज्यादा स्पेस होने के कारण बड़े आराम से तुम्हारा रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन जैसी चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आया समझ में? हाँ भैया। आ गया ना? तो अभी देखो मैं यस। तुमको एक छोटा सा मतलब एक पहले डायग्राम दिखाता हूँ, मतलब वीडियो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद समझाने की और कोशिश करता हूँ। तो अच्छा मुझे देख के बता सकते हो ये क्या चीज है अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है? आ, हाँ, निक्योलस। ये क्या तुम्हारा न्यूक्लियस। निक्योलस है। और ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। निक्योलस से ही तुम्हारे क्रोमेटिन काफी सारे, मटेरियल। हाँ, और ये जो छोटे छोटे रेशा टाइप के निकले क्रोमेटिन मटेरियल है। और यहीं से आ रहा है तुम्हारा हाँ। राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स तुम्हारा न्यूक्लियर पोर्ट से निकल रहा है। न्यूक्लियर पोर्ट से निकलने के बाद ये तुम्हारा सबसे पहले कहाँ जा रहा है,
एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच हो रहा है रफ ना। और अगर ये तुम देख रहे हो, ये जो तुम्हारे क्या है, ये जो रेसे रेसे टाइप की दिख रखी हैं, गेस कर सकते हो कौन क्या है ये सब? भैया आरएनए। नहीं, ये जो रेसे रेसे टाइप की दिख रखे हैं, मुझे बताओ। जो तुम्हारा स्ट्रक्चर, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म में, कौन करता है? हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, साइटोसिल। भैया साइटोसोल, है ना। हाँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब माइक्रो फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तो ये सब वो है जो तुम्हारे एकदम फैले हुए हैं ना। तो दिख रहा है, अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग में जो तुम्हारे जहाँ राइबोसोम्स अटैच हो रखे हैं, वो पार्ट तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ है। और जो तुम्हारा जिसमें राइबोसोम्स नहीं अटैच हो रखे हैं, वो पार्ट है तुम्हारा रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो उसमें जो तुम्हारा जो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन तुम्हारा ऐसे सिंथेसाइज होकर तुम्हारा एक वॉक्यूल के फॉर्म में जाके तुम्हारा गोल्गी अपरेटस में जाता है। तो कैसे ये जो तुम्हारा ये ब्लू कलर, ये जो तुम्हारा येलो कलर का ये जो है ना, ये कैसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो आरएनए, आरएनए का मतलब समझते हो, आरएनए भी तुम्हारा डीएनए जैसा ही होता है। आरएनए में भी तुम्हारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, राइबोसोम्स आया, राइबोसोम जाके तुम्हारा जब वहां चपका, कहाँ चपका, मतलब इंडोप्लाज्मिक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चपका, तो फिर वहां जाके वो अपनी इंफॉर्मेशन देता है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलता है कि बेटा अब तू प्रोटीन बना। तो वो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। फिर प्रोटीन बनाने के बाद वो उस प्रोटीन को फिर बड़े आसानी से फिर मतलब क्या कहते हैं, एज अ वॉक्यूल के शेप में, जैसे ये देखो वेसिकल्स की शेप में। अब ये वेसिकल्स क्या है बेसिकली, ये वेसिकल्स तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही तो पार्ट है। तो बाद में यही वेसिकल्स तुम्हारा क्या करता है, गोल्गी अपरेटस में जाता है। और फिर वही गोल्गी अपरेटस उसी प्रोटीन को डिफरेंट डिफरेंट अपने यूटिलाइज के अकॉर्डिंग अपने आप को शेप ले लेता है। मुझे बताओ, अभी तक मैंने जितना छोटा सा समझाने की कोशिश की, वो चीज तुम्हें समझ में आई कि नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। यस सर। आ गई ना? थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है सिलेबस, लेकिन ये है कि बहुत बेसिक सा है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है। कल को जो तुम लोग 11th 12th में जाओगे, तो भी तुम्हारे समाव हेल्प करेगा। लेकिन कुछ जैसे मैं बोलता हूँ ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमने फंक्शन तो पढ़ लिए कि आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका लिपिड बनाता है, और आपका मतलब क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक आपका प्रोटीन बनाता है राइबोसोम्स की हेल्प से। ठीक है, दैट इज गुड, दैट इज वेरी मच गुड। लेकिन इतना काफी नहीं है। अगर हम लोग कुछ स्पेशल केस समझ लें, या फिर हम लोग कुछ स्पेशल फंक्शन समझ लें, तो हमारे लिए और अच्छा जरूरी है। अब जैसे मान लो कि जो तुम्हारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स मतलब समझते हो? वर्टिब्रेट्स कभी नाम सुना तुम लोगों ने, बताओ मुझे। हाँ, वर्टिब्रेट्स कभी नाम सुना तुम लोगों ने? वर्टिब्रेट्स तुम्हारे वो जानवर होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, तो ऐसे जानवर तुम्हारे क्या होते हैं, जो तुम्हारा उनका लीवर होता है ना। जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी है, तो हमारे लीवर्स में जो तुम्हारे सेल पाए जा रहे हैं, हमारे लीवर में जो सेल पाया जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसके सेल के अंदर भी मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस में अटैच्ड होगा तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अटैच होगा कि नहीं होगा? लेकिन जो स्मूथ, जो तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो तुम्हारा लीवर में पाया जा रहा है, जैसे मान लो कि मैं अगर एक ह्यूमन बॉडी बनाता हूँ जो कि काफी रफली है, और ये इसका पेट वाला सेक्शन में लीवर में अगर जाता हूँ, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा लीवर है, तो लीवर में जो तुम्हारे लीवर सेल्स होंगे, काफी सारे जो तुम्हारे लीवर सेल्स होंगे, उनमें से अगर मैं जैसे एक लीवर सेल को उठा लेता हूँ, अब ऐसे एक लीवर सेल में अगर जैसे मान लो ये तुम्हारा वो हो गया, एक न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस से ही अटैच्ड हो गया तुम्हारा ये क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऊपर वाला हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नीचे वाला हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने जाना है कि जो तुम्हारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड बनाता है। वेरी गुड, लिपिड बनाता है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं बनाता। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा तुम वर्टिब्रेट्स हो, तुम्हारा जो सेल पाया जा रहा है वो लीवर में पाया जा रहा है, तो ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा क्या करता है, ये ज्यादातर डिटॉक्सिफिकेशन के काम में आता है, डिटॉक्सिफाई करने के काम में आता है। काफी सारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं, काफी सारे लोग क्या करते हैं कि तुम ये चीज खाओ वो चीज खाओ, तो तुम डिटॉक्सिफाई कर पाओगे। तो मुझे कोई बता सकता है कि डिटॉक्सिफाई का मतलब क्या होता है? हाँ भैया। क्या होता है बताओ मुझे, गंदगी हटाना, डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ, वो जो बैक्टीरिया हटाना। क्या चीज? टॉक्सिकनेस को हटाना। हाँ, ठीक है, जो भी हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिक चीजें हैं, वो सारी चीजें हैं। तो जो मान लो कि जैसे उन सब चीजों को हटाना है, ये सारी चीजें करना है, तो उस काम में आता है। तो जो तुम्हारा लीवर सेल होता है, लीवर ही तो तुम्हारे टॉक्सिसिटी को ये सबको हटाता है, इन सबको। तो क्या होता है कि जो तुम्हारे लीवर में जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो तुम्हारा मेटाबोलाइज करने की कोशिश करता है। जितने मेटाबोलाइज मतलब समझते हो ना, मेटाबॉलिज्म या मेटाबोलाइज एक ही चीज बोलो तो बात वही है। मेटाबोलाइज करने की कोशिश करता है, क्या चीज कोशिश करता है कि जो तुम्हारा टॉक्सिक सब्सटेंस है या फिर जो तुम्हारा पॉइजनस सब्सटेंस है, उसको हटा दिया जाए। या फिर जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई ड्रग्स है, या फिर कोई एस्पिरेंस है, या फिर कोई डीडीटी है, या फिर जैसे कोई मान लो कि तुम्हारा कोई पॉल्यूटेंट है, इन सबको। अब हो सकता है कि वो तुम्हारा डीडीटी, पॉल्यूटेंट या टॉक्सिक तुम्हारे किसी भी फॉर्म में तुम्हारे बॉडी में आ सकता है। हो सकता है कि तुमने खाना खाया हो, कोई गंदा खाना खा लियो, है ना, या फिर मान लो कि तुमने कोई अच्छी जगह सांस नहीं ली हो, ये सब नहीं ली हो।
तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे बॉडी में तुम्हारा क्या कहते हैं कोई टॉक्सिक मटेरियल आया। अब जैसे मान लो कि अगर टॉक्सिक मटेरियल है तो उसके लिए लाइसोसोम्स भी वर्क करता है। क्या करता है? लाइसोसोम्स भी वर्क करता है। तो अभी लाइसोसोम्स का भी फंक्शन उसमें जान लेंगे। तो अभी यही चीज है कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये कुछ इस हिसाब से अपने आप को मेटाबोलाइज करता है कि जो तुम्हारे जितने भी मतलब क्या कहते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको वो एंट्री आउट कर सके, उसको बाहर भगा सके। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? तो अभी देखो ये हमने मतलब क्या कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक छोटा सा जाना है जो कि तुम्हारे लीवर में पाया जाता है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं ओवरऑल बोलता हूँ कि ओवरऑल बॉडी में तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कौन सी चीजों में तुम्हारा रोल प्ले करता है, तो वो है जैसे तुम्हारा ग्लाइकोलिपिड बनाने में। ग्लाइकोलिपिड बेसिकली वही है, जैसे देखो इतने टफ नेम जो है ये ग्लाइको मिलाने के बाद क्या हो रहा है वो चीज हमें भी नहीं मालूम। लेकिन जैसे कुछ चीजें मालूम है कि ग्लाइकोलिसिस तुम्हारा एक प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें जो तुम्हारा फूड होता है वो तुम्हारा जो शुगर होता है ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट्स में, और पायरुवेट्स के बाद फिर मतलब क्या कहते हैं फिर तुम्हारे उसमें जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद फिर मतलब क्या कहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। लेकिन ग्लाइकोलिपिड का मतलब क्या होता है ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ वो तुम्हारा फॉस्फोलिपिड भी बना रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जैसे तुम्हारा फॉस्फोलिपिड हो गया या तुम्हारा ग्लाइकोलिपिड हो गया तो कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो ये चीज इसका ज्यादा वर्क है, मतलब ये चीज ज्यादा बनाने का काम है इसका। फॉस्फोलिपिड बनाना, ग्लाइकोलिपिड बनाना, या फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बनाना, ये सब चीजें बनाना। ठीक है। तो अब मुझे बता सकते हो ये कि तुम्हारा ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और जो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल है ये सबसे ज्यादा कहाँ काम आता है तुम्हारा बनाने में? कुलदीप बता सकते हो मुझे? पता नहीं भैया। हाँ ये सब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो तुम्हारी लेयर होती है किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो अगर तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा लिपिड बना रहा है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड या कोलेस्ट्रॉल्स बना रहा है, ये सारी चीजें बना रहा है, तो सब किस में काम में आते थे? तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में काम में आते थे। तो यही जो तुम्हारा लिपिड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन हो गया ना, या तो फिर सेल मेम्ब्रेन नहीं बोलना चाहते तो तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो ना। ये सब बनाने के काम में आ रहा है। और अगर जैसे ये सब बना रहा है तो उसके साथ साथ तुम्हारा क्या कहते हैं, अगर इसके सपोर्ट में काम आ रहा है तो इसके साथ साथ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं काफी बार हार्मोन्स भी बनाता है। हार्मोन्स मतलब तुम लोग समझते कि नहीं समझते बताओ मुझे? हार्मोन्स, देखो हार्मोन्स तुम्हारा एस्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं और हार्मोन्स तुम्हारा प्रोटीन भी हो सकते हैं, समझे? हार्मोन को ये तुम बेसिकली एस्टेरॉइड ही तुम्हारे प्रोटीन होते हैं एक तरीके से, ये बोला जाए। तो जो तुम्हारे हार्मोन्स होते हैं उनको हम लोग प्रोटीन भी बोल सकते हैं क्योंकि प्रोटीन की हेल्प से ही तुम्हारे हार्मोन्स बनते हैं। तो अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा कौन से हार्मोन्स बनाता है, तो जैसे मान लो कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन हार्मोन्स कब होता है? जब तुम्हारे वुमन की जब एडोलसेंस एज खत्म हो जाती है तब जैसे चेस्ट अप फुल अप होना। फिर उसके साथ साथ जैसे मान लो कि टेस्टोरॉन का बूस्ट होना, जैसे मेल तुम्हारे बॉडी पार्ट में तुम्हारा टेस्टोरॉन का बूस्ट होना। कॉर्टिसल, जैसे मान लो कि तुम कितना प्रेशर लेते हो, प्रेशर तुम्हारा फिजिकल पेन कितना, उस फिजिकल पेन को हैंडल करना। तो ये सब क्या है? ये जो तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इस तरीके के हार्मोन्स को बना रहा है कि ताकि जब तुम बॉडी तुम्हारी डेवलप्ड हो रही हो तब तुम उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को मेटाबोलाइज कर सको। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पहले मुझे बताओ इतना, कितना है समझ? आ गया ना? तो अब देखो अगर मैं जैसे बोल देता हूँ कि फिर यार मतलब फिर एंजाइम्स क्या है ना, फिर एंजाइम्स भी तो बनते हैं। फिर भैया एंजाइम्स क्या चीज है? तो अब जैसे मान लो कि अब तुम्हारे लाइसोसोम्स है ना। अब जैसे मैंने बोल दिया कि तुम्हारा क्या कहते हैं लाइसोसोम्स है ना। अब लाइसोसोम्स क्या होता है मुझे बताओ? लाइसोसोम्स का काम क्या होता है? मैंने कुछ बताया था, बताओ। डाइजेस्ट करना। हाँ डाइजेस्ट करना होता है। तो अगर मैं जैसे बोलता हूँ कि तुम्हारा राइबोसोम्स कहाँ बनकर आता है? न्यूक्लियस से बनकर आता है। ठीक वैसे जो तुम्हारा लाइसोसोम्स है ना वो तुम्हारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर आता है। कहाँ से बनकर आता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर आता है ना। तो अगर कोई भी एंजाइम, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा एक वो मान लो कि तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये तुम्हारा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तुम्हारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तुम्हारे हो रखे हैं काफी सारे मतलब क्या कहते हैं छोटे छोटे जो डॉट्स हैं। इनको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बताओ? इसको राइबोसोम्स बोल रहे हैं। तो राइबोसोम्स के राइबोसोम। पास आरएनए है, आरएनए के पास इंफॉर्मेशन है। तो वो उसके हिसाब से वो प्रोटीन बना रहा है, तो प्रोटीन बनाने के बाद वो फिर चीजें कर रहा है। तो अगर मान लो कि वो कुछ ऐसा एंजाइम्स बनाता है कि जिसका एंजाइम्स का काम है तुम्हारा डाइजेस्ट करना, तो वो जो तुम्हारा डाइजेशन वाला काम है वो फिर वो कहाँ जाएगा? वो तुम्हारा वो लाइसोसोम्स बनाएगा। समझ में आ गया ना? तो कोई भी एक ऐसा एंजाइम्स जो कि बेसिकली लाइसोसोम्स के लिए ही बना है,
तो वो तुम्हारे राइबोसोम्स में ही अटैच्ड होता है, जो कि तुम्हारे राइबोसोम्स किस में अटैच होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होता है। बाद में यही रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको ऐसे मतलब ऐसे मोल्ड ऑफ करके गोल्गी अपरेटस के पास भेज देता है, और फिर गोल्गी अपरेटस में ही जो तुम्हारा वेसिकल्स जा रहा था ना, वो गोल्गी अपरेटस में जाने के बाद वो प्रोटीन कुछ इस तरीके से सिंथेसाइज हो जाता है कि वो फिर पूरा फुल ऑन लाइसोसोम्स का शेप ले लेता है। फिर अगर जैसे मान लो कि अगर कोई फॉरेन बॉडी यहाँ आई, तो फॉरेन बॉडी आने के बाद फिर क्या होगा कि ये जो गोल्गी अपरेटस का काम ही होता है ट्रांसपोर्ट करना, तो फिर वो क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा कि भाई जा इसको जाके मार दे, भाई जा इसको जाके मार दे, भाई इसको जा जाके तू खा ले, है ना, इसको जाके वो डाइजेस्ट कर दे। भाई माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी का खराब हो गया है, अगर ये रहेगा तो ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, एक काम कर इसी को जाके खा ले, है ना। तो ये सब कैसे आ रहा है, वो तुम्हारा एंजाइम कैसे बन रहा है, तो वो जो एंजाइम बन रहा है वो तुम्हारा प्रोटीन की वजह से बन रहा है, और वो प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, तुम्हारे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes. आ गया ना। तो बस ये चीज है। अब जैसे मान लो कि जैसे कुछ प्रोटीन है जो तुम्हारे मतलब सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं, है ना। जैसे मान लो कि ये सेल है, सेल के अंदर ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये तुम्हारा अटैच हो रखा है तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तुम्हारा एंजाइम्स बना रहा है। तो अब कुछ एंजाइम्स बना रहा है, कुछ हार्मोन्स बना रहा है, तो सारे एंजाइम्स और सारे हार्मोन तो यूज नहीं कर लेगा, ऑब्वियस ही बात है ना। ये कुछ यूज करेगा, कुछ बाहर भेज देगा। तो अगर मान लो कि कुछ ऐसे एंजाइम्स है जो सेल तुम्हारा सिंथेसाइज कर रहा है, और सिंथेसाइज करने के बाद ये बाहर की मीडियम में भेज दे रहा है कि चल ठीक है, तेरे पास दूसरे वाले सेल के पास कम है, तो चल तू ले ले। या फिर जैसे मान लो कि ह्यूमन बॉडी बनाया, तो जैसे कुछ एंजाइम्स तुम्हारे पेट में बने, वो पेट तुम्हारे सर पे जरूरी है, तो वहां चले गए। तो ये सारी जो चीजें है ना, तो इस तरीके के जो प्रोटीन है, प्रोटीन को ही बेसिकली एंजाइम बोल देते हैं। तो जो इस तरीके का एंजाइम होता है, हम लोग उसको बोल देते हैं सिक्रेटरी एंजाइम्स। सिक्रेटरी एंजाइम समझते हो, मतलब सीक्रेट करना, बाहर की ओर एंजाइम निकलना। तो एक ऐसे प्रोटीन जो तुम्हारे सेल से बाहर निकलते हैं, या फिर जो ऐसे एंजाइम जो तुम्हारे सेल से बाहर निकलते हैं, ताकि बाहर वाले सेल की नीड को पूरा कर सके। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो, प्रोटीन और तुम्हारा एंजाइम और हार्मोन में तुम ज्यादा मतलब क्या कहते हैं डिफरेंस क्रिएट मत करना। हार्मोनी ही एक तरीके का मतलब हार्मोन तुम्हारा एस्टोराइड्स हो सकता है, ठीक है, और एस्टोराइड्स ही तुम्हारा बेसिकली प्रोटीन होता है। और प्रोटीन भी तुम्हारे क्या कहते हैं, एंजाइम्स भी तुम्हारे काफी सारे प्रोटीन होते हैं। समझ में ना, कुछ एंजाइम्स तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं डाइजेस्ट करने के काम में आते हैं, कुछ एंजाइम्स तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं तुमको एक्टिव करने के काम में आते हैं। लेकिन वो जो एंजाइम्स बन रहे हैं बेसिकली प्रोटीन से ही बन रहे हैं, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। अब जैसे मैं बोल देता हूँ कि भैया कुछ आप मेरे को ये कुछ सीक्रेट प्रोटीन बता दीजिए, जो मतलब क्या कहते हैं जो अपने सेल से बाहर निकलते हैं। हाँ, तो बहुत सारे हैं, जैसे म्यूकस हो गया, हमारे जो तुम्हारी जो स्किन है, स्किन से मान लो कि जो म्यूकस निकल रहा है, या फिर जैसे जो पसीना निकल रहा है, या फिर जैसे मान लो कि जो तुम्हारे सर पे जो म्यूकस निकल रहा है, या फिर जो तुम्हारे चेहरे पे जो मुहासे आ जाते हैं, जो उसमें जो तुम्हारा ऑयल निकल रहा है, वो सब क्या है, वो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, जो तुम्हारा एंजाइम्स जो क्रिएट हो रहा है सेल के अंदर, और वो उसको बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। तो ये तुम्हारे सीक्रेटरी प्रोटीन है ना, जैसे तुम्हारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गया, या फिर कोई हार्मोन्स हो गया, जैसे मान लो कि मैंने इंसुलिन बोल दिया। तो ये जितनी भी चीजें ये सब तुम्हारे कहाँ हो रही हैं, ये सब तुम्हारे तुम्हारे क्या कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रही है। देखो, इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल अगर तुम्हारे नॉलेज में ये सारी चीजें रहेंगी तो तुम लोग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ। अगर मैं केवल इतना भी बोल दूंगा ना कि Yes, तुम्हारे sir. रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा राइबोसोम्स होता है, जो कि प्रोटीन बनाता है, और जिसको बेचता है गोल्गी अपरेटस में। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें तुम्हारे लिपिड पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल्स पाया जाता है, तुम्हारा क्या कहते हैं ये सारी चीजें पाई जाती है, ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं, जो कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के काम में आता है। तो बस काम खत्म, तुम्हारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन मैं इतना तुमको नहीं पढ़ाना चाह रहा, तुम लोग को थोड़ा सा और डीप में अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ, कि ताकि तुम लोग को और अच्छे से सेल फंक्शन समझ में आए, कि ताकि तुम लोग जब क्लास 10th में आओ तो तुम लोग को एकदम हवा हवा ही ना हो, कह रहे भैया रेस्पिरेशन क्या होता है, ये क्या होता है, वो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा उस समय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। आ गया? Yes, sir. आ गया ना। तो याद रख लेना, जो तुम्हारे सेलुलर मेम्ब्रेन्स बन रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन है ना, या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रहे हैं। सेलुलर मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में सेल है ना, जैसे मैंने बोल दिया कि न्यूक्लियस के ऊपर जो तुम्हारी मेम्ब्रेन बन रखी है, या तुम्हारे जैसे मैंने कुछ भी बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया कि तुम्हारे लाइसोसोम्स में भी जो तुम्हारे ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन बन रखी है, या फिर इस तरीके से, है ना। तो ये जितनी भी तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन कौन बना रहा है,
ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बना रहा है। क्यों? क्योंकि इसी के पास सोर्स है लिपिड का, और लिपिड ही तुम्हारा एक मेन सोर्स है जो तुम्हारा मेम्ब्रेन बनाता है। तो जितने भी तुम्हारे सेलुलर मेम्ब्रेन है ना, जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो सेल ऑर्गेनेलीज में जिनके पास मेम्ब्रेन है, उनकी मेम्ब्रेन को बनाना, या पूरे ओवरऑल सेल की मेम्ब्रेन को बनाना, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं, या तो फिर हम लोग क्या बोल देते हैं कि तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो उस चीज को बनाना, तो ये रफ इंडो मतलब क्या कहते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। तो अगर मैं जैसे पूछूं कि किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, तो तुम बोलोगे भैया ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। Yes, sir. और अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि जो अगर जैसे मान लो कि अब देखो, अगर जैसे तुमने क्लास ली होती तुमको समझ में आता है, जब तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे दिखती है, बाई लेयर होती है। बाई लेयर तुम्हारे फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है ना, कुछ इस तरीके से हो रही है। याद आ रहा है? क्यों यश? हाँ भैया। याद आ रहा है ना? लेकिन जैसे मान लो कि हम कोई भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको क्या काम में आता था, बताओ। गोल्गी अपरेटस। नहीं, हमने बोला प्रोटीन कि जैसे प्लाज्मा, प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन काम में आता था ना। अब जैसे मान लो कि अगर ये जो एक पूरे पूरे इंडोसाइटोसिस बड़े आसानी से डिफ्यूजन हो सके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, इंटरसेक्ट प्रोटीन बनाते थे जो तुम्हारे दोनों लेयर को आर पार कर सकती थी। तो अब मान लो कि मैंने बोला कि तुम्हारा क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तुम्हारा प्रोटीन कहाँ बन रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, भैया वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है। तो तुम समझ रहे हो कि जो तुम्हारा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में जो तुम्हारी लिपिड आ रही है, वो तुम्हारी आ रही है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो तुम्हारा प्रोटीन आ रहा है, या फिर कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, या फिर जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो तुम बोलोगे कि भैया वो आ रहा है आपका मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से रफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया। हाँ बोलो बेटा। Yes. भैया जैसे कि किसी सेल ने मतलब ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस कर दिया तो वो प्रोटीन तो भैया बाहर चले जाएंगे। बाहर चले जाएंगे जो एक्स्ट्रा होंगे। हाँ तो भैया वो बाहर से जो प्रोटीन अंदर आएंगे तो फिर वो प्रोटीन अलग होंगे उस सेल से। नहीं तो जो हम लोग, अरे हम लोग देखो प्रोटीन नहीं खाते, हम लोग खाते हैं न्यूट्रिएंट्स खाते हैं। न्यूट्रिएंट्स हम लोग जब लाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। तो वो जो प्रोटीन होता है बेसिकली, जब प्रोटीन तुम्हारा डाइजेस्ट होता है तो तुम्हारा अमीनो एसिड में डाइजेस्ट होता है। समझ रहे हो? ठीक ऐसे जैसे तुम्हारा फैट है, तो फैट जब तुम्हारा डाइजेस्ट होगा तो तुम्हारा लिपिड में होगा, पॉलीसैकेराइड्स में होगा, ऑलीसैकेराइड्स में होता है, इन सब में होता है। समझ रहे हो? बहुत माइन्यूट से माइन्यूट होते हैं। अगर हम लोग एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं, वो सब लेते हैं, तो हमारे बॉडी में कॉन्सिक्वेंस भी हमको देखने को मिलते हैं। हम ज्यादा मोटे हो जाते हैं, हमारा सेल ज्यादा स्वेल अप हो जाता है। जैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि सेल की ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि तुम्हारा बस्ट ना होकर वो तुम्हारा ज्यादा मोटा हो जाए। तो इसी वजह से कुछ इंसान ज्यादा मोटे लगते हैं, कुछ इंसान थोड़े कम लगते हैं, जो कि हमने सेल वॉल्यूम में पढ़ रखा था। याद है कि नहीं याद है? सेल वॉल्यूम, सेल शेप, सेल नंबर, सेल साइज, याद आ रहा है कुछ? हाँ भैया। याद आ गया? तो बस यही चीज है। अब जैसे मान लो कि मैंने बोला था ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस या ग्लाइकोजन प्रोसेस। देखो ग्लाइकोसिलिसिस मैं तुमको बता दे रहा, ग्लाइको बता ही दे रहा, ठीक है। ये तुम्हारा क्लास 10 का टॉपिक है, वैसे ही बताना तो नहीं चाहिए। जैसे मान लो कि तुम्हारा ह्यूमन बॉडी है, ये क्या ह्यूमन बॉडी, आप न्यूट्रिएंट्स को खाते हो। आपने जैसे मान लो कि सेब खाया, क्या खाया, सेब खाया। अब मान लो कि सेब में तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में ब्रेक होगा, तुम्हारा फैट्स में ब्रेक होगा। और वही फैट्स तुम्हारा क्या होगा, फैट्स तुम्हारा ब्रेक होगा, तुम्हारा क्या कहते हैं, पायरुवेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब कभी फैट्स तुम्हारा पायरुवेट्स में कन्वर्ट होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। क्या बोलते थे, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। बाद में यही पायरुवेट्स, अब ये देखो जो तुम्हारा फैट है वो तुम्हारा पायरुवेट्स में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, वो बेसिकली तुम्हारा गोल्गी अपरेटस बना के कुछ ऐसे कर रहा है। और बाद में वही गोल्गी अपरेटस क्या करता है, वो जाके जो तुम्हारे पायरुवेट्स है, उन पायरुवेट्स को तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में भेजता है। और फिर वो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया करती है, इसी पायरुवेट्स को ब्रेक डाउन ऐसे करती है कि वो तुम्हारी एटीपी एनर्जी, एटीपी कुछ करेंसी बना देती है। फिर वो क्या करती है, फिर इसी करेंसी को फिर वो तुम्हारे गोल्गी अपरेटस के पास फिर से भेजती है। फिर अगर जैसे मान लो कि किसी के सेल को किसी को एनर्जी की जरूरत है, तो फिर गोल्गी अपरेटस भेज देती है। देखो अभी मैं तुमको गोल्गी अपरेटस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो गोल्गी अपरेटस का कुछ काम नहीं है, बस केवल एक काम यही है कि चीजों को स्टोर करना और स्टोर करके चीजों को भेजना। समझ रहे हो ना? एक तरीके से मतलब मान लो कि स्टोर करना, स्टोर करके भेजना। जैसे मान लो कि अगर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी एनर्जी सेल बनाए, तो सेल वो तो ऑटोमेटिक इधर उधर तो तुम्हारे साइटोप्लाज्म में तो फैले होंगे। लेकिन कुछ सेल तुम्हारे ऐसे होंगे जो तुम्हारे क्या कहते हैं, गोल्गी अपरेटस में फिर से आ जाएंगे। और बाद में अगर जैसे मान लो कि अगर न्यूक्लियस को एनर्जी की जरूरत है, तो वो फिर क्या करेगा कि फिर गोल्गी अपरेटस उसको सामान भेज देगा। तो जब मैं तुमको गोल्गी अपरेटस पढ़ाऊंगा तब तुमको इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा। लेकिन अभी बताओ, जो मैंने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है या फिर ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस जो मैंने तुमको बताने की कोशिश की, वो चीज समझ में आई कि नहीं आई, बताओ मुझे। हाँ भैया। आ गए ना?
तो हाँ अगर मैं जी। फॉर्मेशन ऑफ तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलता हूँ तो याद रख लेना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन को हम लोग काफी बार बोल देते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बनना, और जब मैं बोल देता हूँ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस तो मतलब ये कुछ ऐसी मतलब कोई मतलब लिविंग तुम्हारी मेम्ब्रेन है जो कि तुम्हारे जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक इन सब में हो सकती है। तो इस तरीके की जो जेनेसिस होती है उसको हम लोग बोल देते हैं जब तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। इस चीज को याद रख लेना, ठीक है? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? या है ना? तो जब कभी भी मान लो कि अगर तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रही है जिसको हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं, तो उसमें काफी सारे मतलब क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनलीज भी होते हैं ना। सेल ऑर्गेनलीज में भी मेम्ब्रेन होते हैं। तो वो पूरे जो मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारे सेल में भी मेम्ब्रेन है, तुम्हारे न्यूक्लियस में भी मेम्ब्रेन है, तुम्हारे क्या कहते हैं गोल्गी अपरेटस में भी मेम्ब्रेन है ना? तुम्हारे इन सब में भी मेम्ब्रेन, तो ये सारे जो तुम्हारे मतलब जिन सब के पास मेम्ब्रेन है, तो इस तरीके की हम लोग क्या बोल देते हैं इंडोस मेम्ब्रेन सिस्टम। समझ में आ गया ना? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बेसिकली कुछ नहीं है, मतलब सेल के अंदर जितनी भी चीजें जो भी जिनमें तुम्हारे मेम्ब्रेन है उनको बोल देते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और जब भी कभी भी अगर कोई मेम्ब्रेन बनती तो हम उसको बोल देते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस। आ गया ना? तो याद रख लेना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तुम्हारा प्रोटीन निकलता है, फिर तुम्हारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लिपिड निकलता है, फिर यही दोनों चीजें तुम्हारे गोल्गी अपरेटस में जाते हैं, गोल्गी अपरेटस उनको फॉर्म करते हैं कुछ इस हिसाब से, फिर उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं एज अ सेक्रेटरी वेसिकल्स में, मतलब वेसिकल्स के शेप में भेजते हैं, और बाद में वेसिकल्स के शेप में जाके फिर तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा अब मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैं एक तरफ लिखता हूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक तरफ लिखता हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो तुम अपने हिसाब से बताओ क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जो जो तुम्हें आता है। सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाइकोसिस बनाता है। नहीं, ग्लाइकोसिस एक प्रोसेस होता है जो कि बेसिकली तुम्हारा रेस्पिरेशन के काम में आता है, बस केवल अभी तुम इतना जानो, ठीक है? भैया अच्छा। हाँ बोलो। भैया राइजोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक वेरी रेटिकुलम में गुड, चिपक राइबोसोम्स जाते तुम्हारा हैं रफ एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम बनाता एसटीआर है। में नहीं चिपकते हैं। और ये तुम्हारा क्या बनाते हैं? ये हमारा प्रोटीन को वेसिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, ये तुम्हारा लिपिड्स बनाता है ना। ये सारी चीजें हो गए है ना, ये सब बताना पड़ेगा। अब देखो इसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें तुम्हारा क्या कहते हैं राइबोसोम्स absent होता है, ये भी तो बोल सकते हैं कि इसमें राइबोसोम्स absent होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में absent नहीं होता है। इसके साथ साथ तुम्हारा ये क्या कहते हैं ये जो सिंथेसाइज कर रहा है लिपिड, ये सिंथेसाइज करेगा तुम्हारा प्रोटीन, है ना? ये चीज हो गया। इसके साथ साथ अगर तुम देखोगे तो जब मैं तुम्हारा न्यूक्लियस भैया बनाता ये था, तो मुझे बताओ न्यूक्लियस के आर जो पास में जो तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता था उसका शेप कैसा होता था मुझे बताओ? भैया वो क्या कहते हैं सिस्टरने कैसा होता था हॉरिजॉन्टल तुम्हारा? सिस्टरने जैसा था, ठीक है? उस शेप का था। भैया लेकिन जो तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो तुम्हारा किस चीज का शेप का हो जाता है? वो तुम्हारा वेसिकल शेप का हो जाता है, नहीं तो तुम्हारा वो ट्यूब्यूल शेप का हो जाता है। तो इस शेप में भी देखो तुम्हारा डिफरेंस हो सकता है, ये सारी चीजें है ना। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा एक एक नई नॉलेज है, ये चीज है कि तुम्हारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो तुम्हारी एंटीबॉडीज बनाई जा रही है, पैनक्रियाटिक सेल बनाई जा रही है, वो तुम्हारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रही है। मतलब समझ में आ रहे हो कि मतलब जो एंटीबॉडीज हैं या फिर जो मान लो कि पैनक्रियाटिक सेल्स हैं, तो वो सारे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। लेकिन जैसे मान लो कि जो तुम्हारे लीवर सेल्स हैं, लीवर सेल्स में जो तुम्हारे या फिर जैसे मान लो कि जो तुम्हारे टेस्टिकल सेल्स हैं उनमें जो सब वो इस तरह के जो सेल्स, टेस्टिकल सेल्स या फिर जैसे मान लो कि मैं लीवर सेल्स बोलता हूँ, तो ये सेल्स में तुम्हारे सबसे ज्यादा क्या चीज पाया जाता है? तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे बताऊं, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यस सबसे सर। ज्यादा पाया जा रहा है तुम्हारा लीवर और टेस्टिकल सेल्स में, इन सब में पाया जा रहा है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया? यस सर। आ गया ना? तो देखो मुझे मालूम नहीं हम लोग कहाँ थे, ठीक है? लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, ठीक है? ये पढ़ चुके थे। अब उसके बाद ये देखो ये नॉर्मल फंक्शंस है जो कि मतलब इतने बहुत तो आने ही चाहिए, है ना? ये जो ऊपर मैंने बना रखे हैं कि स्केलेटल फ्रेमवर्क कैसा जैसे यूज होता है ना? ये एक तरीके का पाथवे है जो कि तुम्हारा न्यूक्लियर मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। साथ में मतलब क्या कहते हैं इसमें जो तुम्हारे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो तुम्हारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सिंथेसाइज करता है, जैसे प्रोटीन, सॉरी लिपिड, स्टेरॉइड्स या फिर कोलेस्ट्रॉल। और जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो तुम्हारा सिंथेसाइज करता है तुम्हारा प्रोटीन, वो भी किसकी मदद से? तुम्हारा राइबोसोम्स की मदद से करता है। और ये चीज बता सकते हैं कि जो तुम्हारे मैमल्स होते हैं उनमें रेड ब्लड सेल में ईआर मिसिंग होता है। लेकिन अगर जैसे तुमको और भी ज्यादा फंक्शन जानने हैं तो तुम ये बोल सकते हो कि भैया जो आपके मतलब क्या कहते हैं जो आपके लीवर सेल्स होते हैं वर्टिब्रेट्स में,
वो डिटॉक्सिफाई करने के काम में आता है। तो कौन सा तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में काम में आता है? वो तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो समझ में आ गया? मेटाबोलाइज वेरियस टॉक्सिक। तो मेटाबोलाइज में ये तुम्हारे लिए मतलब तुमको ऐसा मेटाबोलाइज करके नहीं करेगा कि लाओ तुमको मार डाले। वो क्या करेगा? वो तुमको बचाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से मेटाबोलाइज करने की कोशिश करता है। तो जब ये तुम्हारे टॉक्सिक सब्सटेंस कैसे भी आ सकते हैं तुम्हारे बॉडी में, फूड के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, कैसे भी आ सकते हैं। अब देखो, मैंने बोला कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा क्या सिंथेसाइज करता है? ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। और ये सारी चीजें तुम्हारी किसमें काम में आती है? तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम में आती है। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारा वो एस्टोराइड्स या हार्मोन्स भी बनाता है। तो जो तुम्हारे एस्टोराइड्स और जो हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली मतलब जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? या तो एस्टेरॉइड्स होंगे या तो प्रोटीन होंगे। और जो तुम्हारे बेसिकली जो तुम्हारे क्या कहते हैं, जो तुम्हारे प्रोटीन जो एस्टेरॉइड्स होते हैं या तुम्हारे जो एस्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं वो तुम्हारे एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन या फिर तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन या फिर कॉर्टिसोल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब मान लो कि अगर एंजाइम अगर तुम्हारा प्रोटीन है और अगर वो एंजाइम तुम्हारा डाइजेशन के काम में आता है तो वो तुम्हारा लाइसोसोम्स के वर्क में आएगा, है ना। तो जो तुम्हारा एंजाइम है वो जो तुम्हारा लाइसोसोम्स जो तुम्हारे लाइसोसोम्स के काम में आ रहा है वो कौन बना रहा है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। तो कोई भी एक ऐसा एंजाइम जो तुम्हारे लाइसोसोम्स के लिए बना हुआ है वो तुम्हारा राइबोसोम्स में अटैच्ड होता है, जो कि तुम्हारा बेसिकली इंडोप्लाज्मिक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जा रहा है। तो बाद में वही तुम्हारा क्या कहते हैं, वो तुम्हारे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाता है और जिसकी मदद से बाद में क्या कहते हैं उसको ट्रांसफर किया जाता है गोल्गी अपरेटस में। और फिर जहां तुम्हारा लाइसोसोम्स का काम होता है फिर वो गोल्गी अपरेटस उस चीज को वहां मार्क करके भेज देता है। बस ये चीज है, ठीक है। और इसके अलावा और चीज बता दी कि जो तुम्हारा प्रोटीन है ना, अगर मान लो कि तुम्हारे सेल ने प्रोटीन बनाया, सिंथेसाइज किया और वो बनाने के बाद अगर उसको बाहर भेज दिया, आउटर मीडियम में भेज दिया, तो इस तरीके के प्रोटीन को क्या बोलते हैं? सीक्रेट। सीक्रेट मतलब बाहर निकलना। तो सिक्रेटरी प्रोटीन्स, ये बाहर चीज, ठीक। तो काफी सारी चीजें हम लोग बाहर निकालते हैं अपने सेल से, जैसे म्यूकस हो गया या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गया, तो हार्मोन्स हो गया ना। डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी तो निकालते हैं। जैसे मान लो कि ह्यूमन बॉडी में अगर तुम्हारा कोई वायरस आ गया, तुम्हारे ब्लड में कोई वायरस आ गया, तो तुम्हारा ब्लड में तुम्हारे वायरस आ गया तो वो तो जरूरी नहीं कि तुम्हारे वो हीमोग्लोबिन में या फिर आरबीसी में या फिर कहीं और हो, है ना। तो वो तुम्हारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो तुम्हारा लाइसोसोम्स है, तो वो तुम्हारे सेल से बाहर निकलता है ना। सेल के अंदर तो चीजों को ठीक करने की तो कोशिश करता ही करता है, लेकिन सेल से बाहर निकल कर भी चीजों को कोशिश करता है ठीक करने की। तो वो देखो उसके काम में आ गया। इसके साथ साथ जैसे अभी बता दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जो तुम्हारे सेल के अंदर जो भी जो अदर अदर सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं उनको बनाने के काम में आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर जैसे मान लो कि जो तुम्हारा लिपिड मॉलिक्यूल्स है वो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन बना रहा है ना, जो कि तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जा रहा है। फिर उसके बाद जो मैंने बताया कि अगर जैसे मान लो कि प्रोटीन है, प्रोटीन तुम्हारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जा रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बाय लेयर होती है। अगर आपको कोई भी सामान डिफ्यूजन के थ्रू या फिर अगर आपको मालूम कि ऑस्मोसिस थ्रू की पहुंचाना है, तो चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो चाहे पैसिव ट्रांसपोर्ट हो, उसके लिए आपको प्रोटीन की जरूरत होती है। तो कैसे आपका एक सेल मेम्ब्रेन के लिए जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की जरूरत है वो आपका मतलब क्या कहते हैं कि आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। तो ये चीज हो गया। इवन जो आपका ग्लाइकोजेशन प्रोसेस है या फिर ग्लाइकोसिस प्रोसेस है, जिसमें आपका जो शुगर है, जैसे मान लो कि ऑलिसैकेराइड्स हो गया, वो जब आपको टूटता है वो ब्रेक डाउन होता है और फिर ब्रेक डाउन होने के बाद फिर मतलब क्या कहते हैं उसको गोल्गी अपरेटस में भेजा जाता है। फिर वही गोल्गी अपरेटस में जो तुम्हारा पायरुवेट्स के फॉर्म में होता है बाद में वो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में भेजता है, जो कि तुम्हारा एटीपी एनर्जी बनाता है। तो ये चीज हो गया। तो जब भी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के बारे में बोला जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। लेकिन इसके साथ साथ काफी सारे सेल ऑर्गेनेलिज में भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं फॉर्मेशन हो रही होती है मेम्ब्रेन की, जिनको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। तो इस तरीके की फॉर्मिंग्स को हम बोल देते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, कि मतलब सेल के अंदर, इंडो मतलब अंदर, तो अंदर तुम्हारे जितने भी मतलब क्या कहते हैं जो भी तुम्हारे मतलब ऑर्गेनेलिज हैं, अगर उसमें अगर तुम्हारी मेम्ब्रेन बन रही है तो उसको हम लोग बोलते थे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और अगर मान लो कि अगर तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रही है तो हम लोग उसको बोल देते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये चीज हो गया। तो कैसे बन रही है, तो उसका ये स्ट्रक्चर हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, सेक्रेटरी वेसिकल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अभी अगर जैसे किसी को कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, जब मैं तुमको मतलब क्या कहते हैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा, राइबोसोम्स के बारे में, तब तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे ये वेसिकल्स तुम्हारा मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन शेप लेकर वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क में स्टोर हो जाता है। तो अभी देखो अगर जैसे डिफरेंस पूछ लिया जाए कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, तो तुम बता सकते हो कि भैया वो फ्लैटेंड सैक जैसा होता है जो सिस्टर्नी शेप का होता है। इवन जैसे जैसे आप मतलब क्या कहते हैं न्यूक्लियस से दूर होते जाओगे तो आपका शेप बदलता जाएगा, वो आपका कुछ वेसिकल्स और ट्यूबुल शेप का होगा। और हमें मालूम है कि जो भैया आपका आउटर पार्ट में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्मूथ होता है,
और उसमें आपका कोई भी राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है, लेकिन आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो आपका न्यूक्लियस के पास में होता है उसमें राइबोसोम्स आपका अटैच्ड होता है। ये चीज है भैया, जो अगर राइबोसोम्स अटैच्ड है तो वो आपका प्रोटीन बनाने के ही काम में आएगा, लेकिन जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भैया आपका लिपिड बनाएगा। तो डिफरेंस है इन सब चीजों के। इसके साथ साथ ये है कि ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा पैनक्रियाटिक सेल बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है तुम्हारे प्लाज्मा सेल्स के लिए, है ना, ये सारी चीज हो गई। लेकिन ये जो तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सबसे ज्यादा तुम्हारा लीवर और तुम्हारे टेस्टिकुलर सेल में पाया जाता है, ताकि वो तुम्हारे बड़े अच्छे से तुम्हारे हार्मोन्स वगैरह बना सके। मुझे बताओ, 5-6 बार मैंने एक ही एक चीज को मैंने रिपीट किया है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले मुझे ये इतना बताओ। Yes, sir. आ गई ना? तो चलो ठीक है, इसका आंसर बताओ प्रोमिता। Which of the following describes the connection of one end of the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus, to the outer membrane of the nucleus, to the mitochondria, to the lysosome? तो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भेजता किसको है? पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो क्वेश्चन का मीनिंग बताओ। तो आखिरी का कनेक्शन, अच्छा आखिरी कनेक्ट कहाँ होता है? मतलब कनेक्ट कहाँ होता है, एक एंड उसका कहाँ कनेक्ट होता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मैं कनेक्शन की बात करूँ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एंड कहाँ कनेक्ट होता है। तो क्या वो गोल्गी ये अपरेटस में कनेक्ट होता है, कि तुम्हारा न्यूक्लियस में कनेक्ट होता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया में, कि लाइसोसोम्स में? the outer membrane of the nucleus. न्यूक्लियस, वेरी गुड। यस, इसका आंसर बताओ बेटा। The endoplasmic reticulum (ER) occurs in which of the following forms: vacuole, plastidencyl, cisternae vesicles, and सिस्टरने। uh, cisternae vesicles and tubules, microfilament, microtubules, and intermediate filaments, nucleus, chromatin, and nuclear envelope. Option B. वेरी गुड, चलो ठीक है, कुलदीप इसका आंसर बताओ। What is the primary function of rough endoplasmic reticulum? Option A, secreting lipids. Option B, synthesizing carbohydrates. Option C, synthesizing proteins. Option D, storing genetic material. Option C. वेरी गुड, ऑप्शन सी। चलो इसका आंसर बताओ प्रोमिता। Which type of endoplasmic reticulum is without ribosomes? The smooth endoplasmic reticulum. वेरी गुड। चलो यश, इसका आंसर बताओ। कुलदीप बताओ। मैं क्या? बताओ, आवाज नहीं आ रही है इसकी। हेलो भैया, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो बेटा। हाँ, वो भैया थोड़ा नेटवर्क चला गया था, वाईफाई पता नहीं क्या हो गया था। सिस्टर्ने आर सिस्टरनी। डिस्क्राइब्ड एज सिस्टर्न। सिस्टर्ने आर ये डिस्क्राइब्ड सिस्टर्न बोल दोगे तो भी चल जाएगा। सिस्टर्न मतलब बेसिकली मतलब होता है पाइप ही होता है, ठीक है, एक तरीके से। तो क्या, जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने तुमको दिखाया सिस्टर्न। तो सिस्टर्न अगर जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ ना, तो कुछ ये पाइप और ये कुछ पाइप ही जैसा होता है, ठीक है। इमेज, ठीक, ये देख रहे हो, ये जो पाइप है जो खंबे टाइप का दिख रहा है ना, तो ये सिस्टर्न है, ये पाइप्स है ना, तो ये चीज है। तो ये जो पाइप की शेप का है ये सब क्या है, तुम्हारे सिस्टर्न्स बोला जाता है सबको, है ना, याद रख लेना। ठीक, तो सिस्टर्न बोल सकते हैं तो फिर सिस्टर्न नहीं बोल सकते हो, ठीक है, ये चीज है। लेकिन तुम्हारे बायोलॉजी की भाषा में इसको नहीं ज्यादा लगाने की कोशिश करते होंगे। मुझे नहीं मालूम कैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, बट स्टिल यू शुड बी रिकॉग्नाइज बाय योर सेल्फ, बाय द योर माउथ, है ना, कि तुम उस चीज को हमेशा याद रखो। तो मुझे बताओ सिस्टर्न कैसा होता है, ओपन होता है या क्लोज्ड होता है या सॉलिड होता है तो ट्रिब्यूलर होता है? भैया वो होता तो क्लोज्ड है। हाँ तो क्लोज्ड है, तो क्लोज ही आंसर है इसका, क्लोज्ड फ्लूइड फिल्ड सैक्स, है ना, ये चीज हो गया इसका आंसर। चलो कुलदीप बेटा इसका आंसर बताओ। Which of the following is not a general function of endoplasmic reticulum as stated in the text? Forming the skeleton framework of the cell, providing a pathway for nuclear material distribution, synthesizing ATP for cellular
energy transporting protein synthesis ribosomes. Option C. ऑप्शन सी। तो फिर इसका काम, ये फिर कौन काम करता है मुझे बताओ। Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया। तो देख रहे हो, ये अभी से ही तुम लोग सीख रहे हो, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगा तब तुम लोग के लिए और आसान हो जाएगा। प्रोमिता बताओ इसका आंसर। Certain enzymes present in smooth endoplasmic reticulum are responsible for synthesizing which of the following: DNA and RNA, amino acids and peptides, fats, lipids, steroids and cholesterol, carbohydrates and fats. So C, fats, lipids, steroids and cholesterol. वेरी गुड। यश, इसका आंसर बताओ। What is key function of rough endoplasmic reticulum as described in the test? Detoxification of harmful substances, synthesis of lipids and steroids, स्टेरॉइड्स। steroids, transport of proteins synthesized by ribosomes, storage of calcium ions. भैया ऑप्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। चलो कुलदीप, तुम बताओ इसका आंसर। Option C. ऑप्शन सी। जो तुम्हारा डिटॉक्सिफिकेशन करता है ना यश, वो तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद आया। भैया पर वो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है वो तो गोल्गी apparatus का होता है ना। अरे तो गोल्गी अपरेटस तक भेज कौन रहा है फिर उसको? वो अपने आप उड़ के चला जाएगा क्या हवा में? अच्छा भैया, तो मेरे को हाँ। लगा गोल्गी apparatus का बात हो रही है। हाँ, नहीं, गोल्गी अपरेटस की बात नहीं हो रही, याद रख लेना। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो सबसे बड़ा मेन फंक्शन तो उसका यही है कि वहां तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है राइबोसोम्स के द्वारा। इस चीज को हमेशा याद रख लेना। ये सबसे मेन फंक्शन है उसका, हमेशा। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे मेन फंक्शन कि वो तुम्हारा लिपिड, स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, ताकि तुम्हारी वो चीज हो पाए, क्या चीज हो पाए, तुम्हारी तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन पाए। ये चीजें हैं, इस चीज को हमेशा याद रखना। चलो, प्रोमिता इसका आंसर बताओ। In which specific type of mammalian cell is the endoplasmic reticulum stated to be absent? Liver cell, muscle cell, nerve cell, red blood cell. Sir, red blood cell और liver cell दोनों में था ना? अच्छा, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का मीनिंग बताओ पहले मुझे। तो जो मैमल्स के सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सी चीज वो रहती है, एब्सेंट रहती है? सो रेड ब्लड सेल। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम्हारा ऐसा कौन सा मैमल का ऐसा कौन सा सेल है जिसमें तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है ना? ये बोल रहा है वो। तो मुझे बताओ, इन चारों में से कौन से सेल में तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा एब्सेंट होता है? तो रेड ब्लड सेल और लिवर हाँ, सेल में से एक है ये। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। लीवर सेल में जो तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो ज्यादातर तुम्हारा डिटॉक्सिफाई करने के काम में आता है। किस चीज में काम में आता है? डिटॉक्स। डिटॉक्सिफाई करने के काम में आता है। लेकिन जो तुम्हारा रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल में तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया ही नहीं जाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि उसमें तुम्हारा न्यूक्लियस भी नहीं पाया जा रहा। ये चीज है। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा स्पेसिफिक सेल है तुम्हारा मैमल में जिसमें तुम्हारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, या सॉरी, तुम्हारा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो तुम्हारा एब्सेंट कहलाता है। तो तुम्हारे इन चार ऑप्शन में से फिर कौन सा आंसर होगा? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल। वेरी गुड। चलो ठीक है, अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। कुलदीप की यश 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 बताओ। Smooth endoplasmic reticulum is the liver of vert- vertebrates. वर्टिब्रेट्स। क्या बोलते हैं इसको? Vertebrates. वर्टिब्रेट्स। A crucial role in protein synthesis, detoxification, DNA replication, cell division. भैया ऑप्शन बी डिटॉक्सिफाइजेशन। डिटॉक्सिफिकेशन। वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। Which of the following substances can the smooth ER metabolize as a part of its detoxification function? Option A, sugar and starch. Option B, water and oxygen. Option C, drug, aspirin and pollutants. Option D, vitamins and minerals.
ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन का मीनिंग बताओ, आंसर तो सही बता दिया तुमने। इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेटाबॉलिज्म मतलब डिटॉक्सिफिकेशन हाँ, करता वेरी है गुड, मतलब। वेरी गुड। कि इसमें से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेटाबोलाइज करके डिटॉक्सिफाई कर देता है उस चीज को। वेरी गुड। तो ये तुम्हारा हो गया सी। अब इसका आंसर बताओ, प्रोमिता। Smooth endoplasmic reticulum plays an important role in the biosynthesis of which of the following? तो biosynthesis क्या होता है? मतलब बनाना। सिंथेसिस मतलब होता है बनाना। एक ऐसी चीज बनाना जो कि लिविंग हो। अच्छा, glycolipids, phospholipids, and cholesterol, amino acids, nucleotides, and carbohydrates, vitamins, minerals, and water, DNA, RNA, and ATP. Um, so glycolipids, phospholipids, and cholesterol. कोलेस्ट्रॉल, बस हो गया, काम खत्म। कि उसका सिंथेसिस मतलब होता है बनाना, इतना जान लो। और अगर वो चीज तुम्हारी लिविंग है तो उसके साथ बायो लगा दो, बस ये हो गया। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. यश, इसका आंसर बताओ बेटा। These lipids, whose biosynthesis is aided by smooth endoplasmic reticulum, are used in the formation of ribosomes and mitochondria, plasma or cell membrane, and various steroid hormones, chloroplast and vacuoles, nucleus and nucleolus. भैया ऑप्शन बी प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी गुड। तो जो लिपिड बना रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसके फॉर्मेशन के लिए बना रहा है? प्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन, या फिर जो भी तुम्हारे हार्मोन्स है उन सब के लिए। वेरी गुड। चलो ठीक है, कुलदीप इसका आंसर बताओ बच्चे। Which of the following steroid hormones are synthesized by smooth ER? Option A, हम्म, insulin, glucagon, and growth hormone. Estrogen, testosterone, and cortisol. Option C, adrenaline, एड्रेनल। non हाँ, non नॉर्डेनलिन। adrenaline, हाँ, डोपामीन। dopamine, dopamine. थायरोस, Option D, थायरोक्साइन। thyroxine, कैसे, कैसे cal. साइटोनिन, पैराथायरॉइड हार्मोन। छोड़ो, रहने दो। तुम इसका आंसर बता दो बस। Option A. ऑप्शन ए। नहीं, B. ऑप्शन बी, वेरी गुड। B. चलो अब इसका आंसर बता दो। Digestive hydrolytic enzymes of lysosomes are produced by which organelle? Smooth endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, rough endoplasmic reticulum, mitochondria. Um, smooth endoplasmic reticulum. यश, तुम बताओ इसका आंसर। भैया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो लाइसोसोम्स के लिए जो तुम्हारा एंजाइम अच्छा बना रहा है जो लाइसोसोम्स के लिए जो तुम्हारा एंजाइम बना रहा है, वो एंजाइम तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? याद आया कुछ? yes sir. ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, इसको बताओ कुलदीप आंसर। Where are enzymes meant for lysosome synthesis? Option सिंथेसाइज्ड। A, on the ribosomes in the cytoplasm. Option B, on the ribosomes Attached to the surface of the rough endoplasmic reticulum with the lumen of the smooth endoplasmic reticulum, or directly within the Golgi apparatus। बताओ इसका आंसर। यश, तुम भैया बताओ। नेटवर्क से अच्छा मैं ठीक है। बता हाँ, बताओ बताओ। ऑप्शन सी विद इन द lumen of smooth ER. नहीं नहीं, ऑप्शन डी डायरेक्टली विद इन द Golgi apparatus. बताओ। तो मतलब जो तुम्हारा एंजाइम होता है, जो तुम्हारा एंजाइम तुम्हारा लाइसोसोम्स पे बन रहा है, वो कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, वो कहाँ बन रहा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। बताओ। बी। बी है ना? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाए चार ऑप्शन में तो तुम बिना सोचे सबने लगा देना बस उसको। समझे? चलो, प्रोमेtheus का आंसर बताओ। After enzymatic protein enters the lumen of rough endoplasmic reticulum, where is it transported next to be marked for inclusion into a lysosome? So inclusion मतलब बनना?
इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना, अंदर की ओर जाना। अच्छा, to the nucleus, to the mitochondria, to the Golgi apparatus, to the plasma membrane. तो ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन तो मुझे भी नहीं मालूम। ल्यूमेन मतलब सरफेस होता होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस बनता है, जो वेसिकल्स के शेप में बनता है, उसको ल्यूमेन बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब तुम्हारा एंजाइमेटिक प्रोटीन बन जाता है, क्या बन जाता है? एंजाइमेटिक प्रोटीन। और वो एंजाइमेटिक प्रोटीन जब तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में जाके सरफेस पर अटैच होता है, तो बाद में वो तुम्हारा जो होता है, क्या कहते हैं कि कहाँ जाता है, जिसके बाद वो फिर एज अ लाइसोसोम्स अच्छी तरीके से काम कर सकता है। तो जो प्लाज्मा नहीं, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस। अच्छा, ट्रांसपोर्ट वर्ड से इन चारों में से ऑप्शन में कौन सा सही लग रहा है? अगर मैं जब इसके अगर ट्रांसपोर्ट भी बोल देता हूँ तो भी। देखो, कहने का तो मतलब गोल्गी ये है। apparatus जाता हाँ, वही है गोल्गी। ना? हाँ, गोल्गी apparatus, समझे? तो देखो, जो भी तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी तुम्हारा अभी तुमको जब मैं दिखाऊंगा, जब मैं मतलब क्या कहते हैं, जब गोल्गी apparatus पढ़ाऊंगा, तो गोल्गी apparatus में एक वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो तुम्हारा बेसिकली वो है, एक जो तुम्हारा प्रोटीन है, वो प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्म ले रहा है, वो वही तुम्हारा ल्यूमेन का स्ट्रक्चर का फॉर्म लेकर वो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तुम्हारा गोल्गी apparatus में, बाद में वहां फिर वो बड़े आसानी से लाइसोसोम में बन जा रहा है। तो जो गोल्गी अपरेटस है वो तुम्हारा लाइसोसोम में कैसे बन जा रहा है? क्योंकि गोल्गी अपरेटस के ही अंदर मतलब क्या कहते हैं, वो तुम्हारा स्ट्रक्चर बना लेता है कि अब मुझे यहाँ लाइसोसोम जैसे काम करना है। लेकिन वो बना के पहले से भेजने वाला काम किसका होता है? वो होता है तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ऐसा रुको, अभी तुमको दिखाते हैं, ठीक है? अभी ऑटोमेटिक वीडियो देखना, कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है? ये वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं है, जब वीडियो पूरी कंप्लीट दिखाऊंगा तब तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये तुम्हारा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से निकला तुम्हारा राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स के पास है आरएनए और प्रोटीन। जो आरएनए के पास है इंफॉर्मेशन कि कोई चीज क्या चीज वर्क करेगी। तो अब उसने क्या किया, वो जाके तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, सॉरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो गया। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है? तुम्हारा क्लोज्ड है और फील्ड सैक्ड है, मतलब उसके अंदर तुम्हारा लिक्विड जैसे सब्सटेंस हो रखी है। तो बाद में क्या होगा कि यही सब्सटेंस तुम्हारा एक वेसिकल का शेप लेकर तुम्हारे गोल्गी अपरेटस तक जाएंगे। तो जब वो तुम्हारा गोल्गी अपरेटस में जाएंगे, तो बेसिकली वो जो सैक्स है, वो सैक्स में तुम्हारा क्या है? वो तुम्हारा प्रोटीन ही है। लेकिन अभी वो प्रोटीन तुम्हारा एज अ मतलब लाइसोसोम जैसा वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा गोल्गी अपरेटस में जाएगा, तो वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, लाइसोसोम जैसा वर्क करेगा। और फिर जैसे ही वो बन जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो तुम्हारा गोल्गी अपरेटस उस चीज को ट्रांसफर करेगा। गोल्गी अपरेटस का काम ये नहीं होता कि कैसे क्या स्ट्रक्चर शेप में आएगा। ये देखो, अभी एकदम एकदम नॉर्मल से स्ट्रक्चर के शेप में है। ठीक है? लेकिन जब मैं तुमको गोल्गी अपरेटस वाला पढ़ाऊंगा, तो ये अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर का शेप ले लेगा, डिफरेंट डिफरेंट वर्क ले लेगा। तो ये तुम्हारा इसके ल्यूमन के साथ बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और उसके साथ साथ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इसमें, है ना, ये तुम्हारे वेसिकल्स के शेप में जाएगा तुम्हारा गोल्गी अपरेटस में। समझ में आ रहा है? और यही जो तुम्हारे अंदर जो इसके यस। प्रोटीन, जो तुम्हारे अंदर जो ऐसे तुमको प्रोटीन दिख रहा है ना, यही प्रोटीन बाद में शेप ले लेंगे। तो जब वो शेप ले लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप ले लेते हैं, तो फिर उनका डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्टाइल भी हो जाता है। तो जैसे कुछ तुम्हारे गोल्गी अपरेटस जैसे काम करेंगे, कुछ तुम्हारा पायरुवेट्स में जैसे काम करेंगे, है ना, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब मुझे बताओ, तेरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आ गया? चलो ठीक है। यश, इसका आंसर बताओ बेटा। ए यस नहीं है क्लास में। अच्छा ठीक है, तुम बताओ। A protein synthesized by the cell and then released into the outer medium of the cell are called option A structural proteins, option B transport proteins, option C secretory proteins, option D receptor proteins. बताओ। B. सेल के अंदर जितना भी तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, जो भी बन रहा है, उसको यूज करने के बाद जब हम उसे आउटर मीडियम में भेजते हैं, तो इस तरीके के प्रोटीन को क्या बोला बोला जाता है? Secretary. हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? C. सिकेट्रीज प्रोटीन, बस सीधी बात है। चलो, अब इसका आंसर बताओ, प्रोमिता। Which organism is responsible for primary secretory proteins like mucus, digestive enzymes, and hormones?
smooth ER, Golgi apparatus, rough ER, lysosomes. भूल In rough जाओगे? endoplasmic reticulum. नहीं, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, म्यूकस है। नहीं, हाँ सर तुम्हारा हाँ स्मूथ स्मूथ यार, ठीक है वो चीज है। ठीक हाँ नहीं, रफ अरे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे तुम्हारा लाइसोसोम, तो लाइसोसोम्स के लिए तुम्हारा वो चीज कहाँ बन रही है तुम्हारी, तो तुम्हारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रही है। ये मेरे से भी मिस्टेक हो गया, सी होना चाहिए था इसका सर आंसर। स्मूथ तो सर स्मूथ तो वो म्यूकस तो स्मूथ में होता है ना। वो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, लेकिन अगर मान लो कि हाँ जैसे देखा जाए, तो तुम्हारा अब जैसे मान लो कि म्यूकस भी तुम्हारा एक तरीके से, या फिर जैसे कुछ हार्मोन्स हो गए, वो भी तुम्हारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन वेग हो सकता है, मतलब थोड़ा सा मतलब धुंधला, जो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर जैसे ओवरऑल अगर तुमसे कोई पूछ ले कि म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हार्मोन्स तुम्हारे कहाँ तुम्हारे सिंथेसाइज होते हैं, तो तुम बड़े आसानी से बोल देना कि भैया वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, रेदर देन कि वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। लेकिन अगर जैसे मैं बोल दूं कि लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ होता है, तब तुम जरूर बोल देना कि भैया हाँ वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अब इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलो इसका बताओ बेटा, कुलदीप। Which organelle is responsible for forming the lipid molecules of the cell membrane? Option A, rough endoplasmic reticulum. Option B, Golgi apparatus. Option C, smooth ER. Option D, secretory vesicle. बताओ। सेल Option A, मेम्ब्रेन बनाने के लिए जो लिपिड मॉलिक्यूल्स की जरूरत है, वो कौन सा ऑर्गेनेली बनाता है? smooth. हाँ, स्मूथ C. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, सी। चलो प्रमिता, इसका आंसर दो बेटा। Where are the protein molecules of the cell membrane mostly synthesized and inserted into the membrane? At the level of smooth endoplasmic reticulum, at the level of rough endoplasmic reticulum, within the Golgi apparatus, inside the secretory vesicle. मेम्ब्रेन बनाने के लिए जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की जरूरत है सेल मेम्ब्रेन में, वो कहाँ सिंथेसाइज होता है? Rough endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी गुड। चलो कुलदीप, इसका आंसर बताओ। In the process of gly- ग्लाइकोसिलेशन। what are the short chains of sugar added to the molecules of proteins and lipids? पॉलीसैकेराइड से, वैसे इसका आंसर तुम मत याद करो तो ज्यादा ही अच्छा है। अब अगला तुम ही बताओ, कुलदीप तुम ही पढ़ो। ये मैं सी बोलने जा रहा था। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं। मतलब ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से ज्यादा लेवल हाई हो जाता है। ये पढ़ो, यही पढ़ो, ये At पढ़ा, आंसर बताओ। at what level does the process of glycosylation occur? ग्लाइकोसिलेशन अकर्स। अब बता। Option rough ER, option B smooth ER, option C Golgi apparatus, option D plasma membrane. हम्म। C. क्या? Rough. नहीं, ग्लाइकोजेशन जो प्रोसेस है, जो तुम्हारा फूड मटेरियल को पायरुवेट्स में जो कन्वर्ट करके भेज रहा है, वो तुम्हारा कन्वर्ट करने के बाद फिर वो पायरुवेट्स तुम्हारा जो माइटोकॉन्ड्रियम भेज रहा है, तो जो ग्लाइकोजेशन जो प्रोसेस है वो तुम्हारा गोल्गी अपरेटस में होता है। ठीक है, तो सामान को भेजना, बस वो चीज है। तो जब तुम लोग को ग्लाइकोसिस भैया प्रोसेस पहले है, क्या हो गया? मैंने मैंने पहले जब सी बोला तब आपने कुछ बोला ही नहीं तो मुझे लगा गलत है तो मैंने रफ बोल दिया। नहीं नहीं, तुमको वर्ड बोलना है कि भैया सी ऑप्शन गोल्गी अपरेटस, ऐसे बोला करो। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। The formation of the plasma membrane, called membrane biogenesis, involves a sequence of organelles. Which of the following correctly represents this sequence? Golgi apparatus, smooth ER, rough ER, secretory vesicle, plasma membrane, secretory vesicle, Golgi apparatus, smooth ER, rough ER, smooth ER, Golgi apparatus, secretory vesicle, plasma membrane, smooth ER, sub C. सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, सेक्रेटरी वेसिकल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो इसका आंसर बताओ कुलदीप।
The organelle is involved in membrane biogenesis, all forming the so-called endomembrane system, include all of the following except mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया पक्का? हाँ वेरी गुड, है ना? कि मतलब माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारी वो नहीं होती है ना, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, याद है कि नहीं याद है तुम्हें? हाँ भैया। तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन होती है, बताओ? क्या? मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया होती है? यार रुकिएगा, नहीं नहीं, पीछे ये वो क्वेश्चन साउंड थोड़ा आ रहा है। गलत है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा वेग है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मतलब क्या कहते हैं, ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली जो हमने अपने टेक्स्ट में नहीं बता रखा है कि जो आपका मतलब क्या कहते हैं इंडो मेम्ब्रेन का पार्ट है। वैसे इंडो मेम्ब्रेन के तो सारे पार्ट है, समझ में आ रहा है? और सब में तुम्हारा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हो ही रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो चीज है, तो उसका वैसे तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया आंसर आ रहा है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें भी वो एक होना चाहिए। चलो इसका अगला वाला आंसर बताओ। क्योंकि मैं हम्म। which of the following describes the primary structural component of rough endoplasmic reticulum? Option A vesicles and tubules. Option B flattened sacs called cisternae. सिस्टर ने Cisternae. Option C free ribosomes. Option D spherical vacuoles. B. बी, वेरी गुड, Option है B. ना? सिस्टरने से बना होता है, सिस्टरने फॉर्मेशन का होता है। तो हमें तो इसका क्या आंसर बताओ। ऊपर वाले में B बताइए कैसे होगा? हम्म। क्योंकि ये जो एमसीयू है वो अभी ये जो टॉपिक था उसमें रफ स्मूथ और गोल्गी एपरेटस का था। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड टॉपिक नहीं था, तो हट, यही हुआ इससे एक्चुअली। मतलब थोड़ी नहीं होता। नीचे नीचे अरे नीचे वाला, हाँ, नीचे वाला बताओ। प्रोमिता पढ़ो, इसका आंसर बताओ। What distinguishes the endoplasmic reticulum from smooth endoplasmic reticulum regarding ribosomes? The endoplasmic reticulum contains three ribosomes, while smooth endoplasmic reticulum has attached liposomes. The rough endoplasmic reticulum has ribosomes attached to its outer surface, while smooth endoplasmic reticulum does not. Both rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum contains ribosomes, but in different densities. Ribosomes are absent in rough endoplasmic reticulum. So B. क्या होगा इसका आंसर? So B. बी मतलब बॉल ना? हाँ. हाँ, है ना? तो जो तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी में राइबोसोम्स होते हैं, उसके आउटर सरफेस पे अटैच होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। तो बी। what is the specialized function of smooth endoplasmic reticulum? To भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, लिपिड और एस्टेरॉइड्स बनाना। वेरी गुड। इसको बताओ। Rough endoplasmic reticulum is abundant in stem cells. तो मतलब उसमें कौन सा नहीं होता? तो मतलब रफ उसमें वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस टाइप के सेल्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है? उसमें होता है. हाँ, अबंडेंट पूछा ना, तो तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस टाइप के सेल्स में सबसे ज्यादा ज्यादा पाया जाता है? मतलब उसका लिवर शेप ज्यादा बड़ा है, बस ये चीज है ना? ये लिवर सेल एंड आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है फ्रॉम तो तुम्हें। माइक को पास में रखो या फिर क्लास से थोड़ा उससे अलग है। nerve cell and testicular cell, muscle cell and nerve cell, exocrine pancreatic cell, and antibody secreting plasma cells, red blood cells and white blood cells. So A, liver cell and testicular लीवर सेल और cell. A, टेस्टिकुलर सेल में तुम्हारे वो तुम्हारा जो सेल है, इन सेल में सबसे ज्यादा तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। लेकिन जो तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सबसे ज्यादा तुम्हारा पैनक्रियाटिक सेल हो गया, है ना? या फिर तुम्हारे जो कुछ एंटीबॉडी सेक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स हो गए, उन सब में पाया जा रहा है। ठीक है, ये है इसका आंसर। चलो कुलदीप, अब इसका आंसर बताओ। Smooth endoplasmic reticulum is abundant in liver cells and testicular cells because these cells are specialized in synthesizing protein, synthesizing steroid hormones,
detoxifying water soluble substance, producing digestive enzymes. बताओ। C. C. Water soluble substance. Very good. Synthesizing steroids hormone. Smooth endoplasmic reticulum is abundant in the liver cell or in testicular cells because these cells are specialized in steroids hormone. Synthesize steroids hormone. तुमने क्या बोला था? C. सी। डिटॉक्सिफिकेशन के भी तो काम में आता है तुम्हारा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये तुम्हारा इसका सी ही आंसर होना चाहिए, लेकिन पता नहीं मेरे ख्याल से डी भी लिख रखा है। चलो लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आओ एक क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि तुम लोग को याद रहे। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट इज ई आर सेल ऑर्गेनेली, है ना। तो तुम बताओगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है, कितने शेप का होता है, ठीक है। व्हाट आर दियर फॉर्म, है ना, मतलब कुल मिला के इसमें तुमको स्ट्रक्चर बताना है, ठीक। व्हाट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेली एंड व्हाट आर दियर डिफरेंट फॉर्म या फॉर्म्स मैंने लिखे। ये हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का। आराम से इसको समझाने की कोशिश करना। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चनों में, No, इन क्वेश्चनों में? किसी को no, कोई sir. डाउट है? पक्का? कुलदीप तुम्हें तो डाउट नहीं है कुछ? नहीं भैया। नहीं ना, चलो ठीक, कोई बात नहीं। आओ अब एक काम करते हैं, एक हमने सेल ऑर्गेनेली आज कंप्लीट कर लिया पूरी तरीके से, तब वो था तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक छोटी सी हम लोग क्या कहते हैं, एक और तुम्हारी सेल ऑर्गेनेली को आज ही कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है राइबोसोम्स। मुझे मालूम है कि तुम लोग टायर्ड हो चुके हो, लेकिन कोई बात नहीं, राइबोसोम्स ऑलरेडी तुम लोगों ने बहुत कुछ उसके बारे में जान रखा है। अगर मैं तुमसे ये अभी अभी पूछूंगा, हाँ बोलो। मतलब ये अभी पढ़ाएंगे। हाँ ज्यादा नहीं, बस केवल एक ही बनने का। अच्छा तुम खुद ही बताओगे मुझे, राइबोसोम्स कैसा लगता है, स्फेरिकल शेप का होता है, सिस्टर्नी शेप का होता है, या टेबुलर शेप का होता है, मुझे बताओ। अभी जो हम लोगों ने वीडियो देखी थी, जो राइबोसोम्स तुम्हारे उससे जो निकल कर आ रहे थे, जो तुम्हारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो तुम्हारे अटैच थे, या फिर जो तुम्हारे न्यूक्लियस से निकल कर आ रहे थे, मुझे बताओ किस शेप के थे वो? Circular. हाँ, किस शेप के थे? Circular. हाँ सर्कुलर थे। सर्कुलर नहीं बोलेंगे, उसके बदले बोलेंगे स्फेरिकल शेप, है ना। स्फेरिकल, क्योंकि उन्हीं के अंदर तुम्हारे आरएनए और डीएनए। अब मुझे बताओ, ये जो बेसिकली जो तुम्हारा राइबोसोम है, किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है? So, RNA. आरएनए और आरएनए और प्रोटीन से बना है ना। आरएनए और तुम्हारा प्रोटीन से बना हुआ है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, क्या इसमें तुम्हारा लिपिड पाया जाता है? नहीं। नहीं, है ना, लिपिड नहीं पाया जाता, ये चीज हो गया। अब मुझे बताओ कि जो तुम्हारा राइबोसोम्स है, क्या राइबोसोम्स तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड है, क्या उसमें मेम्ब्रेन होती है? नहीं होती, ये तुम्हारे लिए नया था आज। राइबोसोम्स तुम्हारी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, इस चीज को तुम लोग हमेशा याद रख लेना। अब मुझे बताओ, ये जो तुम्हारा राइबोसोम्स है, ये क्या तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है, या फिर मतलब क्या कहते हैं केवल प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाता? क्या चीज? मैंने बोला कि जो दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है तुम्हारा यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। तो ये जो सेल ऑर्गेनेली है राइबोसोम्स, क्या तुम्हारा दोनों में पाया जाता है या किसी एक में पाया जाता है, मुझे बताओ। दोनों में। ये दोनों एनिमल दोनों सेल्स में पाया जाता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। लेकिन जो तुम्हारे मैमल्स होते हैं, मैमल्स में जो आरबीसी होती है, आरबीसी में नहीं पाया जाता, रेड ब्लड सेल में पाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि भाई वहां तो तुम्हारा न्यूक्लियस ही नहीं है। जब तुम्हारा न्यूक्लियस नहीं, तो न्यूक्लियस से अटैच तुम्हारा जो भी तुम्हारा, अब मान लो कि न्यूक्लियस से तो तुम्हारे वो निकल रहे हैं राइबोसोम, तो जब उसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है, तो भला फिर मैमल तुम्हारा कहाँ से पा जाए, मैमल के आरबीसी में भला राइबोसोम्स कहाँ से पाया जाएगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। Yes. आ गया ना। तो अगर जैसे मैं इसके फंक्शन की बात करूंगा, तो इसका सबसे मेन फंक्शन ये है कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को बनाना। और अगर तुमसे बोल दे कि प्रोटीन को कहाँ बनाना, तो तुम बोल देना रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस केवल इतना था राइबोसोम्स में जो पढ़ाना था, बस वो केवल इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं था। फिर इसके बाद बस केवल छोटे से 2 4 5 6 एमसीक्यूज होंगे, फिर ये तुम्हारे दो जो तुम्हारे सेल ऑर्गेनेल से काम कंप्लीट।
तो जो राइबोसोम्स होता है वो डेंस होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, ग्रेनुलर पार्टिकल शेप में होता है, जो कि फ्रीली अकरिंग होता है। और कहाँ पाया जाता है? तुम्हारा साइटोसोल्स में पाया जाता है, जो कि ज्यादातर किससे अटैच होता है? तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दो चीजों से सबसे ज्यादा मिलकर बना होता है, वो है तुम्हारा राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन। इसमें किसी भी प्रकार का लिपिड नहीं पाया जाता, ना ही ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये दोनों तरीके के सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। लेकिन ये तुम्हारा मैमल्स में के आरबीसी में नहीं पाया जाता, क्योंकि आरबीसी में तुम्हारा न्यूक्लियस ही नहीं होता। सीधी बात है, काम खत्म। और जो इसका अगर फंक्शन की बात की जाएगी, तो इसका काम है प्रोटीन बनाना, और प्रोटीन कहाँ बनाता है? तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो आओ, पहला क्वेश्चन बताओ, इसका बताओ। कुलदीप बताओ बेटा इसका आंसर। Ribosomes are characterized by their nature as option A dense spherical granular particles. Option A. ऑप्शन है ग्रैन्यूल्स बोलते हैं इसको, या ग्रैनुलर बोल देते हैं, ठीक है। चलो इसको बताओ, इसका आंसर बताओ। Where can ribosomes be found? Only it out in the endoplasmic reticulum, only freely in the matrix, most freely in the matrix, that only attached to the endoplasmic. कौन कौन सा आंसर होगा? नहीं, जब आता तो न्यूक्लियस के अंदर से है ना। वो बोल रहा है कि वेयर कैन राइबोसोम्स कैन बी फाउंड विद इन अ सेल, कहाँ पाया जाता है, ठीक तो है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, लेकिन फिर आता तो वो अंदर से ही है। हाँ, आता तो अंदर से है, वो तो बात सही है तुम्हारी। लेकिन इसमें चार ऑप्शन से तुमको सबसे नियरेस्ट आंसर निकालना है। तो जो सबसे ज्यादा नियरेस्ट आंसर है वो तुम्हारा है साइटोसोल, नहीं तो फिर तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन जगह से पाया जाता है, इन जगह मतलब तुमको दिखता है, ज्यादातर दिखता है, फाउंड मिलता है, बनता कहीं और है। समझ में आ गया कि नहीं? ये चीज है, तो ये इसका आंसर ये होगा। चलो ठीक है, कुलदीप बताओ इसका आंसर। The major chemical constituents of ribosomes are lipids and carbohydrates, ribonucleic acid and proteins, RNA and DNA and carbohydrates, protein and lipids. B. Option B. आरएनए एंड प्रोटीन, वेरी गुड। चलो इसका आंसर बता दो। which of the following statements about ribosomes is true? They are bound by a membrane. Lipids are a major component of ribosomes. They are present in both prokaryotic and eukaryotic primary acid contain numerous elements. So C. They are present in both prokaryotic and eukaryotic. दो, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, वेरी गुड। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बताओ कुलदीप। What is the primary function of ribosomes? Synthesis of protein. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, वेरी गुड, आंसर आ गया तुम्हारा। अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि चीजें याद रहे प्रैक्टिस के टाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा, व्हाट इज द नेचर एंड नेचर अकरेंस एंड फंक्शन ऑफ किसका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम्स? राइबोसोम्स, ठीक है। ये 4 मार्क्स का। अब मुझे बताओ, तुमको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है? जो आज हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा हो, उसमें किसी में कोई भी डाउट है आज के टॉपिक में? नहीं है ना कुलदीप, तुम्हें? नहीं भैया। ठीक है, लास्ट पॉइंट करता हूँ।